नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज का दिन बड़ा है क्योंकि आज का दिन देश का मूड बताने वाला था और मूड बताया भी देश ने। दो प्रदेशों ने, हरियाणा ने और जम्मू कश्मीर ने। देखिए, जम्मू कश्मीर के नतीजे तो रुझान के मुताबिक ही आए, लेकिन हरियाणा में सारे पॉलिटिकल पंडित फेल हो गए। हरियाणा में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और पास हुए तो हरियाणा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। इतनी बड़ी सफलता। और जो राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर रहे थे, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, ओबीसी भी और साथ में ब्राह्मण भी, पिछड़े और ब्राह्मण भी एक हो गए। सुबह जहां ढोल नगारा बज रहा था कांग्रेस के कार्यालय में दिल्ली में, कैसे 2 घंटे के बाद ही मातम में बदल गया, यह भी देखने को मिला। हरियाणा में प्रचंड जीत हासिल करेगी कांग्रेस और जीत हुड्डा के कारण नहीं, राहुल गांधी के कारण हासिल होगी, यह दावे भी किए जा रहे थे। और एक भी एग्जिट पोल नहीं था जो ये कह रहा था कि वहां कांग्रेस नहीं आ रही है। लेकिन एंटी जाट पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण साफ साफ देखने को मिला। तो देखिए, हरियाणा के नतीजों के बारे में तो आप अपनी टिप्पणी देंगे ही देंगे, लेकिन हमें यह देखने को मिल रहा है कि हरियाणा के नतीजे ने, वहां ठीक है लालू यादव के दामाद भी चुनाव हार गए, लेकिन हरियाणा के नतीजे ने बिहार में ओबीसी और ईबीसी पॉलिटिक्स करने वालों में नई जान फूंक दी है। जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बार बार उनकी ऑब्ituary लिख दी जाती है, लेकिन हरियाणा के नतीजे के बाद आज जेडीयू वाले तो इतने प्रसन्नचित्त हैं। ठीक है, बिहार में ओबीसी ईबीसी की लड़ाई भी है और प्रशांत किशोर भी आए हैं जो जात की बात कर ही नहीं रहे हैं, और बीजेपी भी ईबीसी की बात, बीजेपी के तो बल्ले बल्ले हो ही गए हैं। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं देखिए हरियाणा जीत लिए, इतना टफ था, अब झारखंड भी जीत लेंगे और फिर बिहार के लिए कहना ही कहना क्या है, नीतीश कुमार हैं ईबीसी के सबसे बड़े नेता। तो नीतीश कुमार में एक नई जान दिखाई पड़ रही है। मतलब वह सामने प्रकट नहीं होते हैं आजकल, आपको पता ही है, मीडिया के सामने। और कल रात को तो बाबेला ही हो गया जब तेजस्वी यादव ने यह पोस्ट किया, यह एक्स पर लिखा कि ग्रामीण विकास विभाग की बैठक सिर्फ 9 मिनटों में खत्म कर दी गई और इस बैठक में एक शब्द भी नीतीश कुमार नहीं बोले। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव का आरोप कि नीतीश कुमार को सेंसर किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में एक शब्द नहीं बोलना जिसके लिए इतना बड़ा विज्ञापन किया गया और वहां मुख्य सचिव भी मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास के भीतर लगाए जा रहे हैं और चुनिंदा पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, लेकिन चुनाव में कहते हैं नतीजे और रुझान। हरियाणा ने बता दिया कि देखिए, बिहार में सबसे मजबूत जाति यादव, कई लोग कहते हैं कि यहां भी एंटी यादव पोलराइजेशन है जिसका फायदा नीतीश कुमार उठाते हैं। नीतीश कुमार की जाति के मतदाता कितने हैं, लेकिन वह दूसरे तरीके से समीकरणों को साध लेते हैं और फिर बिहार में सबसे आगे चले जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर आए हुए हैं तीसरी ताकत के रूप में। तो आज हरियाणा का जो नतीजा है वह बिहार के नेताओं ने देखना और पढ़ना शुरू किया है और उसे अपनी ओर से परिभाषित कर रहे हैं। तो हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि हरियाणा के नतीजे ने क्या नीतीश कुमार को, बीजेपी को नई ताकत बिहार में दे दी है लड़ने की, और तेजस्वी यादव को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, और इन दोनों के बीच में प्रशांत किशोर की संभावना क्या रह जाएगी, क्योंकि हरियाणा में जाति ही सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ा है फिर से। अजीत जी, देखिए, इसमें इस दोनों राज्यों के, हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नतीजे को भी बहुत व्यापक संदर्भों में देखने की जरूरत है। लेकिन हम लोग चूंकि बिहार की ही बात करते हैं, बिहार के ही संदर्भ में राजनीति को देखते हैं, देश की राजनीति को भी, तो एक समानता आप याद करिए 2015 के चुनाव से कितनी समानता है। ऐसी 2015 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे तो बीजेपी के दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने लगे थे। बिल्कुल 9 बजे, 9:30 बजे तक तो ढोल नगाड़े बजने लगे थे और लग रहा था कि अब बीजेपी ने अकेले ही स्वीप कर दिया सारे चुनाव, बीजेपी चुनाव जीत रही है। जी, एकदम वही स्थिति आज हो गई। आज कांग्रेस के दफ्तर में 9:30 बजे तक ढोल नगाड़े बजने लगे
और 9:30 बजे हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हार कबूल कर ली। उन्होंने मीडिया के सामने आकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मतलब उन्होंने एक जो बलि का बकरा एक माना जा रहा था कि उनको ढूंढा गया है और वो फॉल गाई होंगे जो मनोहर लाल खट्टर की विफलता का ठीकरा उनके सिर फूटेगा। जीते तो नरेंद्र मोदी को श्रेय और हारे तो नायब सिंह सैनी की जिम्मेदारी। तो सैनी ने जिम्मेदारी ले ली थी 9:30 बजे आकर के, और उसकी आधे घंटे में जो खेल बदला तो ऐतिहासिक नतीजे आए हरियाणा के। तो ये एक समानता बिहार के साथ थी कि बिहार में 10 साल पहले इसी तरह से हुआ था। 2015 के नतीजे में चुनाव के नतीजे आ रहे थे और लग रहा था कि बीजेपी जीत रही है और जीत गई, आरजेडी जेडीयू का कॉम्बिनेशन जीत गया। यहाँ आज लग रहा है कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी जीत गई। तो एक समानता तो ये है। दूसरी जो वहां से बात शुरू करते हैं, जो आपने कहा तेजस्वी यादव के लिए, देखिए ये खतरे की घंटी है। ये खतरे की घंटी इसलिए है, हालांकि दोनों राज्यों का समीकरण अलग है, लेकिन हरियाणा में यादवों ने वोट दिया है, पिछड़ी जातियों ने वोट दिया है, ब्राह्मण के साथ साथ मिलकर के, ब्राह्मण और पिछड़ी जातियां। और उस पिछड़ी जाति में एक बड़ी पिछड़ी जाति यादव की है, जिसका एक पूरा बेल्ट है जो एनसीआर के साथ लगता है। अहिरवाल का इलाका जो है, ये पूरा गुरुग्राम का जो इलाका है, गुरुग्राम, बादशाहपुर, हटेली, ये पूरा इलाका एक जो है जो 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 दक्षिण में, दिल्ली के दक्षिण में जो इलाका है अहिरवाल का, उस इलाके में कोई 9-10 सीटें ऐसी हैं जो एकदम से यादव असर वाली सीटें हैं, और वहां ब्राह्मण भी हैं और दूसरी पिछड़ी जातियां भी हैं। और वहां बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अहिरवाल में। अहिरवाल में अच्छा प्रदर्शन करने का मतलब है कि यादव और ब्राह्मण साथ में वोट कर रहे हैं। हरियाणा में अच्छी खासी आबादी है, ब्राह्मण की ऑलमोस्ट 10% के करीब आबादी है, और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुए थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो ये उसको बीजेपी ने ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। पिछड़ी जाति का उसका मुख्यमंत्री था नायब सिंह सैनी, और ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष थे मोहनलाल बडौली। तो उसने समीकरण ही बिठाया था पिछड़ा, ब्राह्मण, गुर्जर, ये 3 समीकरण बिठाया था। और उसको भी आइडिया नहीं था बीजेपी को भी कि इतना एंटी जाट सेंटीमेंट हरियाणा में हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर प्ले हो गया कि सरकार बनी तो हुड्डा बनेंगे, और सिर्फ जाट जाट ये होने लगा। बहुत ही मतलब अति निर्भरता कांग्रेस ने दिखाई हुड्डा के ऊपर, तो उनके खिलाफ में सारे दूसरी जातियां यूनाइट हो गई, जाट के साथ सिर्फ मुसलमान रहा। तो वोट बढ़ा कांग्रेस का, 28% कांग्रेस 39% पहुंच गई। लेकिन वो वोट जो है, पिछली बार जो मुस्लिम वोट बटा था वो नहीं बटा, और पिछली बार जो जाट वोट बटा था दुष्यंत चौटाला को और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को जो गया था, उसमें से अधिकतर वोट अब आ गया कांग्रेस को। जाट मुस्लिम का वोट मिला, थोड़ा सा दलित मिला, बाकी दलित, पिछड़ा, गुजर, ब्राह्मण सब एक साथ चला गया बीजेपी। तो ये खतरे की घंटी तेजस्वी यादव के साथ है, जो कहते हैं कि ब्राह्मण के साथ यादव वोट नहीं करता है। तो वहां तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष था और लीडर भी दूसरी पिछड़ी जाति का बनने वाला था, इसके बावजूद ब्राह्मणों ने वोट कर दिया। लेकिन एक बात और है अजीत जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम A to Z की पॉलिटिक्स करते हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा की तरह तेजस्वी यादव बिहार में ब्राह्मण को अपने साथ नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, वो उसी पर हम आ रहे थे। नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स एकदम रूढ़ हो गई है मुस्लिम यादव में। उनकी कितनी भी कोशिश होगी वो संभव नहीं है, कम से कम इस चुनाव में संभव नहीं है। हालांकि अभी उस चुनाव में भी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन हम जो हरियाणा के नतीजे के हिसाब से अगर हम लोग अभी उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ब्राह्मण चेहरा आया हुआ है प्रदेश में। तो ब्राह्मण चेहरा आया हुआ है, ब्राह्मण तो क्यों दूसरी जगह जाएगा? ब्राह्मण तो कहीं जाएगा नहीं। और पिछड़ी जातियां ब्राह्मण के साथ आ सकती हैं, वो हम लोगों ने देखा। जिस तरह से यहाँ पिछड़ी जाति के साथ ब्राह्मण चला गया, वैसे ही वहां ब्राह्मण के साथ पिछड़ी जातियां, अत्यंत पिछड़ी जातियां भी आ सकती हैं। हालांकि अभी इस पर और हम लोग काम करना होगा। लेकिन हरियाणा ने ये दिखाया है कि एक कास्ट के खिलाफ किस तरह से पोलराइजेशन होता है, किस तरह से सेंटीमेंट प्ले करता है। तो ये इस नजरिए से देखिए, तेजस्वी यादव के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए भी और प्रशांत किशोर के लिए भी, दोनों के लिए ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी का रिसर्जेंस हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिल गई है। सिर्फ नीतीश कुमार में जान नहीं आ गई है, नीतीश कुमार की तो जान लौट ही आई। यहाँ लोकसभा चुनाव के बाद जो धारणा बनी थी, वो धारणा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी अब ढलान पर है। भारतीय जनता पार्टी का जो विनिंग कैंपेन शुरू हुआ था 2014 में, जो 2019 में शिखर पर पहुंच गया था, वो अब उतार पर है। अब मोदी का जादू ढलान पर है। ये सहज रूप से माना जा रहा था कि मोदी का जादू ढलान पर है, क्योंकि 240 सीट पर आ गई, 303 से घट के 240 सीट पर आ गई बीजेपी, और सहयोगी पार्टियों के ऊपर आश्रित हो गई। तो उसके बाद बीजेपी को एक बड़ी जीत की जरूरत थी, ताकि उसका मनोबल लौटे, वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर सके, और लीडरशिप के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल उठने बंद हो।
तो ये एक बड़ी दोनों राज्यों के नतीजों ने, हम इसमें जम्मू कश्मीर को भी अलग नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर जीती है, पिछली बार 25 सीट जीती थी, उसने 4 सीटें बढ़ाई जम्मू कश्मीर में भी। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको दिल्ली जैसा राज्य बना दिया है बीजेपी ने। दिल्ली जैसे राज्य का मतलब है कि वहां सारी पावर उपराज्यपाल के हाथ में होगी, वहां मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के और फंड सैंक्शन करने से लेकर डेवलपमेंट के काम सब उपराज्यपाल के हाथ में। तो वहां इसके बावजूद वहां इंप्रूव किया है, बीजेपी ने गेन किया है। तो ये बीजेपी के लीडरशिप के लिए एक संजीवनी मिल गई। आप भी चर्चा सुन रहे होंगे, ये चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि अब संघ टेक ओवर कर लेगा बीजेपी को, अब संघ अपने हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा। संघ के लोग भी तंज कर रहे थे बीजेपी के ऊपर, अब ये सारी चीजें थम जाएंगी। बीजेपी का रिसर्जेंस हो गया, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संजीवनी मिल गई और उनकी सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार को भी संजीवनी मिल गई। उनकी भी जान में जान लौटी होगी, क्योंकि उनके लिए भी जरूरी है प्रशांत किशोर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, प्रशांत किशोर को काउंटर करने के लिए जेडीयू के लिए जरूरी था कि बीजेपी का जादू चलता रहे, नरेंद्र मोदी का जादू चलता रहे। नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा तो हिंदुत्व की राजनीति चलेगी, फिर फॉरवर्ड को बीजेपी का साथ छोड़ने में दिक्कत होगी। तो ये दोनों चीजें यहां से प्रमाणित हुई कि नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी चल रहा है और हिंदुत्व की राजनीति पर ब्राह्मण और पिछड़ा भी एक साथ आते हैं। देखिए ये एक बड़ी बात है जो हरियाणा में हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये है ना जी जी, देखिए आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का जादू चलता है, ठीक है, नरेंद्र मोदी का जादू चलता रहे, लेकिन आप ही कहते रहे बार बार कि 2014 में जब आप घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में तो हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वोट देंगे। तो नीतीश कुमार की शारीरिक सेहत, देखिए हमने आपको बताया प्रारंभिक उद्बोधन में ही कि किस तरीके से तंज कसा है तेजस्वी यादव ने, कि वे बोल नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास के भीतर कैद कर लिए गए हैं, कुछ अधिकारी प्राधिकारी ही। तो नीतीश कुमार का जादू चलना भी, यदि इस स्थिति में भी, क्योंकि हमने और आपने उड़ीसा भी देखा कि नवीन पटनायक किस तरीके से हारे, केवल इस कारण से कि एक मोबाइल फोन की वह तस्वीर वायरल हो गई थी और किस तरीके से बेबसी दिखाई पड़ी थी। बिल्कुल, तो ये बड़ी चिंता, ये तो हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं हमेशा कि जेडीयू की जो एकमात्र पूंजी थी वो पूंजी नीतीश कुमार थे, या अभी भी है, जो पूंजी है नीतीश कुमार है। बिहार में एनडीए की, समूचे एनडीए की पूंजी ही नीतीश कुमार माने जाते हैं। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना है और उन्हीं के चेहरे पर वोट आएगा, अति पिछड़ी जातियों का भी, लौह कुश समीकरण का भी और फॉरवर्ड का भी, महादलित का भी, सब वोट उनके चेहरे पर आएगा। लेकिन अब वो एक तरफ उनकी सेहत के बारे में खबरें आ रही थी, वो उनकी सक्रियता को लेकर के खबरें आ रही थी, अभी भी आ ही रही हैं कि वो सक्रिय नहीं है, वो कामकाज करने में सक्षम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही थी। और दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की वजह से बीजेपी डिमोरलाइज थी। तो एक तो पूरा एनडीए ही डिमोरलाइज था ना, और एनडीए में भी जो सहयोगी पार्टियां थी, जैसे चिराग पासवान है, उनको भी बोलने का मौका मिल रहा था, वो भी अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति इसलिए कर रहे थे, उनको भी इसलिए लग रहा था, मौका दिख रहा था क्योंकि बीजेपी कमजोर थी। तो एटलीस्ट एक मोर्चे पर तो एनडीए में कुछ जाना ही कि बीजेपी उतनी कमजोर नहीं है, बीजेपी उस तरह से कमजोर नहीं। बीजेपी को जो संजीवनी मिली हरियाणा और जम्मू कश्मीर से कम एक मोर्चा तो ठीक हुआ। बीजेपी के नेताओं में तो जान लौटेगी। बिहार में बीजेपी के भी नेता तो कम डिमोरलाइज तो थे नहीं, उनकी 17 सीटें थी पिछली बार, अब इस बार 12 सीट जीते हैं, तो 5 तो वहां सीटों का नुकसान हुआ था। और दूसरे उसके बाद यहाँ लोकसभा चुनाव हार गए थे ना, 63 सीटें कम हो गई थी, तो यहाँ डिपेंड हो गए थे। ये लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो रहा है, हिंदुत्व की राजनीति नहीं चल रही क्योंकि अयोध्या हार गए हैं। तो ये सारा जो नैरेटिव बन रहा था, धारणा की लड़ाई होती है, चुनाव धारणा की लड़ाई होती है, तो धारणा बिगड़ गई थी बीजेपी को लेकर के और मोदी अमित शाह को लेकर के। ये भी कहा जा रहा था कि अमित शाह का जो चाणक्य कहे जाते हैं, उनका मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा, उनका प्रबंधन काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए हरियाणा में तीनों चीजों ने काम किया है। हिंदुत्व की राजनीति जो समूचे एनसीआर में आप सुनते होंगे, नूह में दंगे हुए, मेवात में नूह में दंगा हुआ, मेवात में तनाव है, गुरुग्राम में तनाव है, गौ रक्षकों ने किसको मार डाला, ये जो सब चीजें हो रही थी, ये जो तनाव था, सांप्रदायिक तनाव, इससे हिंदुत्व का पोलराइजेशन हुआ। एक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ रही थी। मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने 9.5 साल राज किया, उनको तो हटा दिया गया था, और चेहरा नरेंद्र मोदी का था और माइक्रो मैनेजमेंट अमित शाह का था। एक बात कही जा रही है अभी हरियाणा में, हम लोग तो वहां से हम लोग को फीडबैक मिल रहा था कि 90 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 90 सीट पर 90 कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं कर रही है। बीजेपी 120 कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रही है। अच्छा, 30 कैंडिडेट, हाँ 120 कैंडिडेट बीजेपी के लड़ रहे थे,
हम्म, 90 तो नवासी अपने थे और एक गोपाल कांडा थे सिरसा में, हालांकि गोपाल कांडा हार गए हैं सिरसा की सीट, हम्म। लेकिन बाकी 30 कैंडिडेट ऐसे थे निर्दलीय, बीजेपी ने खड़ा करा दिए थे हर जगह हर सीट पर, और इस निर्दलियों को 12% वोट आया है हरियाणा। और ये और उत्तर प्रदेश में भी प्रयोग किया था इन लोगों ने। बिल्कुल प्रयोग किया था। ये माइक्रो मैनेजमेंट का जो इनका प्रयोग है कि वोट बंटवा दो, अगर अपना वोट नहीं बिल्कुल। है, कोई ट्रेंड हम्म, थीम नहीं है, कोई बड़ी कहानी नहीं है अपने पास, बड़ा हम्म, नैरेटिव नहीं है, तो वोट बंटवा दो। तो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े कर दिए, और ऐसी ऐसी सीटें हैं, बल्लभगढ़ की सीट है, असंध की सीट है, हम तो और कई सीटें अब हैं जहां निर्दलियों को इतने वोट आए हैं, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर निर्दलीय है जिनको, और उसके बाद दूसरी पार्टियां, बसपा जैसी पार्टी, इनेलो इनेलो जैसी पार्टी और जजपा जैसी पार्टी, ये सब छठे सातवें पर हैं, एक लाइन से 3 निर्दलीय हैं, किसी को 10,000 12,000 15,000 वोट आए हुए। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट था ये अमित शाह का, ये हम्म, माइक्रो मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर में भी था, घाटी में भी जो बिल्कुल। काम उन्होंने किया, निर्दलीय लड़ाए और उनको जमात का समर्थन। तो इसका मतलब कि ये तीनों चीजें जिनको फेल बताया जा रहा था कि हिंदुत्व की राजनीति नहीं चल रही है, वो भी चली, मोदी का जादू नहीं चल रहा है वो भी चला, और अरे एक अमित बात शाह और का है ना, मैनेजमेंट नहीं चल रहा है वो भी एक चला। बात और है ना कि बीजेपी यह मानती है कि देखिए देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वार, चाहे मुझे हाँ राम रहीम को निकालना हो, चाहे कुछ हाँ, भी करना हो। हाँ, चाहे उन्होंने इंजीनियर किया। रशीद को निकालना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन्होंने किया। अच्छा, एक हाँ, और देखिए भ्रम टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो तो कहते ही कहते हैं, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी इसे आप डिकोड कीजिए। यह वहम टूट गया, यह भ्रम टूट गया कि जो सबसे बड़ी जाति का नेता होगा या सबसे बड़ी जाति होगी, वही मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे होगा। यह तो भ्रम देखिए हरियाणा ने भी तोड़ दिया। हरियाणा ने भी तोड़ दिया, बिल्कुल और बिल्कुल ठीक। 2005 में बिहार ने भी तोड़ दिया था। तो यादव सबसे बड़ी जाति, तो यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात की गारंटी बिहार में भी नहीं दी जा सकती है। अब नहीं दी जा सकती है। देखिए ये तो लोग अभी, हम तो अभी कई जगह दूसरे चैनल्स पर हमने जी। डिस्कशन में आज हरियाणा को लेकर के थे, और हर जगह लोग बिहार का प्रेफरेंस दे रहा था कि जिस तरह से बिहार में एंटी यादव पोलराइजेशन हो जाता है, जैसे ही एक यादव चेहरा आता है उसके खिलाफ लोग पोलराइज हो जाते हैं, बाकी दूसरी जातियों में खटका आ जाता है, जबकि हरियाणा में उस तरह से हुडा का की इमेज नहीं है कि वो बड़ी गुंडागर्दी होती है, उनके राज्य में ऐसी इमेज नहीं है। जी। हुडा की बहुत सॉफ्ट जाट वाली इमेज है। हम्म, भूपेंद्र सिंह हुडा और दीपेंद्र हुडा दोनों की बहुत सॉफ्ट जाट वाली इमेज है। रणधीर सुरजेवाला की भी बहुत सॉफ्ट जाट वाली इमेज है। लालू हम्म, यादव वाली रस्टी की इमेज नहीं है। इसके बावजूद जैसे जाट सीएम बनने की बात बारी आई, ये कहा जाने लगा कि 26% जाट है तो उन्हीं का नेता बनेगा और उसमें भूपेंद्र सिंह हुडा ही बनेंगे, वैसे ही बाकी दूसरी जातियां पोलराइज हो गई। तो ये बात बताने के लिए लोग बिहार का ही रेफरेंस दे रहे थे कि जैसे बिहार में बिल्कुल। लालू यादव का चेहरा आते ही, यादव मुख्यमंत्री का चेहरा आते ही दूसरी जातियां पोलराइज हो जाती हैं, और फिर वो ये नहीं देखता है कि कोई कोई पिछड़ा है, कि कोई फॉरवर्ड है, कि कोई दलित है। वही स्थिति झारखंड हरियाणा में हुई है कि हम्म, हरियाणा में जैसे ही जाट का एंटी जाट नॉन जाट पोलराइजेशन हो गया, और यहाँ भी देखिए जाट के साथ सिर्फ मुसलमान रहा कमिटमेंट के साथ, बाकी दूसरा कोई कमिटमेंट के साथ नहीं रहा। जहां बिल्कुल। उसका कैंडिडेट है वहां उसका कैंडिडेट वोट दे दिया। जैसे जो मेवात का इलाका है जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां मुसलमानों ने उनको वोट दे दिया पूरी तरह से, चाहे मामन खान की सीट हो, चाहे इजराइल अहमद की सीट हो, नूह, पुन्हाना, मेवात, हथीन, ये सीटें मुसलमान की हैं, वो कांग्रेस जीत गई। मुसलमान आ गया जाट के साथ, वहां मुसलमान बहुत है तो वो जीत गया। लेकिन बाकी कोई दूसरी जाति कमिटमेंट के साथ नहीं जुड़ी, कहीं कैंडिडेट है तो उस हम्म, कैंडिडेट की जाति का थोड़ा वोट आ गया, जो आरजेडी के साथ भी होता है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जहां भूमिहार कुशवाहा के साथ। कैंडिडेट था, जहां जी। कुशवाहा कैंडिडेट था, वहां उसको वोट मिल गया। हम्म। तो इन जनरल कोई वोट दूसरा नहीं जुड़ता है। तो ये तेजस्वी यादव की ये भी एक चुनौती है कि एक तरफ तो ये खतरा हो गया, ये हाँ, जो नहीं, इसी को हम समझना चाहते हैं अजीत जी विस्तार से कि हरियाणा के जो नतीजे हैं, वो यदि आप कह रहे हैं कि जहां भी आप थे वहां बिहार के ही उदाहरण दिए जा रहे थे, तो हरियाणा के नतीजों को समझकर और पढ़कर तेजस्वी यादव को क्या करेक्शन करने की जरूरत है, नीतीश कुमार को क्या करेक्शन करने की जरूरत है, नीतीश कुमार को किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है, और प्रशांत किशोर को अपनी रणनीति किस हिसाब से बनाने की जरूरत है, और बीजेपी की अगली चाल बिहार में क्या होने वाली है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर लें तो बिहार के दर्शक और बेहतर समझेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये 4 बिंदु है। पहला जी। बिंदु, तेजस्वी यादव को क्या करेक्शन करना चाहिए। जी। तेजस्वी यादव को जो करेक्शन करना चाहिए वो करेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। हम्म, अब उनसे थोड़े वो अपना चेहरा थोड़े हटा सकते हैं, ये थोड़े कह सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हम्म, तो उनको तो वो एक ही करेक्शन है, मतलब जैसे उनका चेहरा है और उनके वो सीएम के कैंडिडेट है, जी। वैसे ही दूसरी जातियों के पोलराइजेशन को आप नहीं रोक सकते हैं, एंटी हम्म, यादव पोलराइजेशन को आप नहीं रोक सकते हैं। मुस्लिम यादव का पोलराइजेशन देखिए, वो मुसलमान को छोड़ नहीं सकते हैं, और ना बिल्कुल। मुसलमान उनको छोड़ सकता है। अभी की स्थिति में वो कह नहीं सकते, हालांकि मुसलमान हो सकता है कि उनको छोड़ दे चुनाव में, जी। क्योंकि जब लगे कि वो अकेले पड़ रहे हैं तो हम्म, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी छोड़ने में। तो वो उनके पहला करेक्शन, पहला और आखिरी करेक्शन ये है कि वो
अपना और अपने परिवार का चेहरा अलग करें। जो प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि लालू यादव आकर के कह दें कि भाई किसी भी दूसरे यादव का बहुत काबिल जो लड़का होगा हम उसको सीएम बनाएंगे, तो क्या हम्म। आप सोच रहे हैं कि आरजेडी ये प्रयोग कर सकती नहीं है? नहीं नहीं। और आज फिर प्रशांत किशोर ने देखिए हमला बोला तेजस्वी पर कि भाई तेजस्वी से डेवलपमेंट पर हम क्या बात करें और डेवलपमेंट पर हम क्या टिप्पणी करें। हाँ, वे कास्ट की बात करें, जात की बात करें, बालू माफिया की बात करें, शराब माफिया की बात करें, तब हम जमीन माफिया की बात करें, तब तो हम टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन वह डेवलपमेंट की बात करेंगे और प्रशांत किशोर टिप्पणी करें, यह बात बेमानी है। तो इस तरीके से खारिज देखिए नीतीश कुमार भी करते हैं और अब प्रशांत किशोर भी करने लगे। हाँ, तो इसलिए जो वो करेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो ये नहीं हो सकता है कि जैसे एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को तेजस्वी यादव खोज करके ले गए मधेपुरा लड़ाने, हम्म। तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव को वैसा ही पढ़ा लिखा प्रोफेसर, डॉक्टर, बहुत विद्वान आदमी आगे कर रहे हैं कि भाई ये चेहरा है हमारा, हम्म। अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये मुख्यमंत्री होंगे। और हम्म। हम प्रशांत किशोर की तरफ वो भी घोषणा करें कि हम किसी बालू माफिया को, किसी बाहुबली को, किसी अपराधी को, किसी चोर बदमाश को टिकट नहीं देंगे। हम्म। तो ये करेक्शन वो नहीं कर सकते हैं। तो उनको तो पहला जो सवाल आपका था कि वो क्या करेक्शन करे, तो एक करेक्शन जो करना चाहिए है वो नहीं कर सकते हैं, जी। तो उनकी बात खत्म हो गई। नीतीश कुमार को क्या करेक्शन करना चाहिए है, तो नीतीश कुमार भी अभी कोर्स करेक्शन करने की स्थिति में नहीं है। नहीं है। नीतीश कुमार की ऐसी सेहत हो गई है, उनकी उनको लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हैं, और अब धीरे धीरे वो उन चर्चाओं की पुष्टि भी हो रही है कि वो जी। पॉलिटिकल डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले रहे हैं। हालांकि अभी आपने आपने बताया कि पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वो 45 मिनट तक बोले लगातार। हाँ, लेकिन 2 इसके दिनों के बाद ही ये चर्चा शुरू हो गई फिर हाँ, से कि हाँ, देखिए उप मुख्यमंत्री निवास में। तो वही जिस तरह की उनकी सेहत की चर्चा होती है और जिस मानसिक स्थिति को लेकर के बात कही जाती है, उसमें ऑन ऑफ होता रहता है। कई बार जिस जो इस तरह के जो मानसिक अवस्था में आता है, वो ऑन जी। हो गया तो सारी चीजें ठीक है, ऑफ हो गए तो अचानक सारी चीजें ब्लैंक हो जाती है। हुँ। तो ये पता नहीं, कोई पुष्टि नहीं करता है कि उनको क्या बीमारी है, लेकिन उनके हाव भाव, आचरण और चर्चाओं से ऐसा लगता है। तो जी। कोर्स करेक्शन वो नहीं कर सकते। देखिए, हुँ। नीतीश कुमार सबसे शार्प पॉलिटिकल ब्रेन है, लालू यादव की तरह ही। लेकिन उनके नीचे जो लोग हैं, उनकी टीम में जो लोग हैं, वो उस तरह के शार्प ब्रेन वाले नहीं है। वो उस तरह का कोई राजनीतिक दाव पेच नहीं कर सकते हैं। उनको वो उस तरह से आगे जाकर के नहीं देख सकते हैं कि अगले साल 2025 के नवंबर अक्टूबर में हमको क्या करने से लाभ मिलेगा। जी। तो नीतीश कुमार अपने सही, अपने बेस्ट ऑफ माइंड, बेस्ट ऑफ हेल्थ में होते तो वो कोई करेक्शन कर सकते थे। और करेक्शन उनको ये करना था कि उनको अपना अपना अलायंस जो बना हुआ है, उस अलायंस को कंसोलिडेट करना था और अपना चेहरा, विकास का चेहरा, अपना सुशासन का चेहरा उनको दिखाना था, क्योंकि उनको आरजेडी को काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है। नीतीश कुमार को काउंटर कर रहे हैं प्रशांत किशोर को। तो बिल्कुल। प्रशांत किशोर को काउंटर करने के लिए क्या रोड मैप रखें, क्या पॉलिटिकल रोड मैप हो, क्या डेवलपमेंटल रोड मैप हो, क्योंकि वो सरकार में है ना, तो अभी जी। सरकार एक साल में क्या काम करे जिससे पासा पलट जाए। देखिए, सरकार में रहते हुए ही हरियाणा में पासा पलटा है भारतीय जनता जी, पार्टी ने। बिल्कुल। सरकार में होने का उसने लाभ उठाया है। हुँ। तो सरकार में होने का लाभ नीतीश कुमार को उठाना है। क्या वो उठा पाएंगे कि सरकार में होने का हम लाभ उठाएं, अपनी पार्टी को भी मजबूत करें, अपने अलायंस को मजबूत करें और डेवलपमेंट का, सुशासन का जो नैरेटिव है उनको लेकर के उसको और मजबूत करें, ताकि प्रशांत किशोर उसकी काट में लगे रहें। प्रशांत किशोर, अभी स्थिति क्या हो गई है कि हर आदमी प्रशांत किशोर के एजेंडे पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं इसका जवाब देना है सब आदमी। हुँ। कोई आदमी अपना एजेंडा नहीं दे रहा है जिस पर प्रशांत किशोर जवाब दे। हुँ। तो ये स्थिति पलटनी, अगर नीतीश कुमार के लिए आप कहें कि क्या करेक्शन करना चाहिए, क्या ठीक करना चाहिए है, तो सबसे पहले तो ये ठीक करना चाहिए कि आप सरकार में हैं, अपना नैरेटिव आगे ले आइए। जी। आप विकास का, रोजगार का, इन सब मुद्दों पर आप आगे आइए, अपने सुशासन के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, जिस पर आपको सबसे ज्यादा चैलेंज किया जा रहा है। हुँ। शराबबंदी के कारण जो नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का, उस रेवेन्यू के मुद्दे पर जो इशू है, उन सब पर आप अपना, जो जिन एजेंडे पर अब तक आप चुनाव लड़ते रहे, भाई बिल्कुल। आपकी पूंजी क्या है, जो आपकी पूंजी है वो दिखाइए जाकर के पब्लिक के बीच में। तो अब पब्लिक के बीच ही जब जाने में सेंसर हो रहे हैं, नीतीश कुमार को जब जनता के बीच ही नहीं ले जाया जा रहा है, तो जेडीयू क्या करेक्शन करेगी। जी। फिर तीसरी बात, अब आरजेडी जेडीयू के बाद आपने कहा कि बीजेपी क्या दाव चले, जी, तो बिल्कुल। अब इसमें बीजेपी अब एक मेजर प्लेयर के तौर पर उभर सकती है बिहार में। हुँ। देखिए, ये जो 2 राज्यों के नतीजे हैं, ये बीजेपी के लिए ही संजीवनी का काम करेंगे। हुँ। ये चीजें जो है अभी हुई है कि पिछड़ी जाति, देखिए पूरा इंडिया ब्लॉक जो है, कांग्रेस के राहुल गांधी हो या बाकी लोग हो, समूचा इंडिया ब्लॉक ओबीसी की ही तो बात कर रहा है, आरक्षण की बात कर बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, ओबीसी बिल्कुल। का आरक्षण, ओबीसी की गिनती कराइए, जातियों की गिनती कराइए और आबादी के अनुपात में आरक्षण दीजिए। तो ओबीसी तो पोलराइज हो गया हरियाणा में बीजेपी के साथ। जी। और वहां एक ओबीसी चेहरा आगे किया मुख्यमंत्री के तौर पर, और एक ओबीसी चेहरा प्रधानमंत्री का है, नरेंद्र मोदी का है, जो दिखाया गया पूरे प्रदेश में। तो ओबीसी उनके साथ आ गया पूरी तरह से।
तो बीजेपी के लिए ये संजीवनी है कि ओबीसी की लीडरशिप, बीजेपी के बिहार में भी ओबीसी की लीडर है, की लीडरशिप है, ओबीसी की लीडरशिप है, उसने सम्राट चौधरी को ही नेता बना करके आगे किया हुआ है, वही अब आगे लॉन्ग टर्म में लीडर है बीजेपी के। तो ओबीसी चेहरे पर बीजेपी हिंदुत्व का वोट अगर ले आती है, देखिए अब हिंदुत्व की राजनीति तेज होगी, जिस तरह से हरियाणा में हिंदुत्व की राजनीति हुई है और सफल हुई है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व की राजनीति हुई है, सफल हुई है, काफी हद तक सफल हुई है, उसको अब दोहराया जाएगा, देखिएगा झारखंड में और महाराष्ट्र में। अगर झारखंड और महाराष्ट्र ये दोनों चुनाव, अगर इन हरियाणा और जम्मू कश्मीर का असर इन दोनों चुनावों पर भी होगा, बीजेपी बढ़े हुए मनोबल के साथ लड़ने जाएगी इन दोनों राज्यों में, और वहां अगर अच्छा परफॉर्म कर देती है तो फिर बिहार की लड़ाई में बीजेपी मेजर प्लेयर होगी। अब बीजेपी देखिए, मेजर प्लेयर होने के बाद भी बीजेपी के कमान में लड़ाई होती है, चुनाव होता है, या नीतीश कुमार के कमान में लड़ाई होती है, नीतीश कुमार के कमान में चुनाव होता है। अभी तक सब आदमी कह रहा है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कमान में कि बीजेपी की कमान में, मतलब बीजेपी यह सोच सकती है कि नीतीश कुमार की सेहत खराब हो रही है तो कमान अपने हाथों में ले ले, क्या इस ओर भी बीजेपी का प्लान बढ़ सकता है, या बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश कर सकती है, क्या यह भी संभव है क्या? बिल्कुल संभव है ज्ञानेश्वर जी, और ये बड़ी भारी संभावना है अब ये, और बहुत मतलब पुख्ता संभावना है। पुख्ता संभावना इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अगर हेल्थ डिटोरिएट होने की बात आ रही है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की पार्टी के भी जो लोग हैं वो लोग भी सोचेंगे कि हम नीतीश कुमार का चेहरा लेकर के जाएं, क्या चेहरा लेकर के जाएंगे। चुनाव अगर समय पर होता है तो नीतीश कुमार उसी हेल्थ में रहेंगे। हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में जो जैसे थे उसी तरह है, या उससे अभी खराब हो गई स्थिति। जिस तरह से सेंसर किया जा रहा है उनको, जिस तरह से वो बोल नहीं रहे हैं जाकर के सभाओं में, पब्लिक में जो बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उनको ले जाया जा रहा है पब्लिक अपीयरेंस में, तो देखिए ये सब आदमी सोच रहा होगा इस बात को। और जो भी अच्छी पार्टी होती है, जो भी फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी होती है, वो अपनी कमजोरी को सबसे पहले दूर करती है, अपनी कमजोरी को पहचान करके। और आप इसकी मिसाल है अमेरिका का चुनाव। हाँ, 5 दिन पहले तक कहा जाता था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ही है, कि जो बाइडेन ही लड़ेंगे, जो बाइडेन ही चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के इस बार भी कैंडिडेट होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी में जनरली नहीं होता है कि वन टाइम प्रेसिडेंट हो, एक बार जीता है वो दूसरी बार भी जीतता है। जैसे इसके पहले जो डेमोक्रेटिक के प्रेसिडेंट थे, सबने देखा, बराक ओबामा दूसरी बार हुए, उसके पहले जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, वो भी 2 बार रहे। ये रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे ट्रंप, जो एक बार के बाद हट गए थे। तो ये माना जा रहा था कि जो बाइडेन ही कैंडिडेट होंगे, लेकिन जो बाइडेन की स्थितियां, गतिविधियां ऐसी हो गई कि सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लड़खड़ाने लगे, वो लोगों को पहचानने में गलती करने लगे, लोगों का नाम गलत बोलने लगे। तो अचानक एक दिन उनकी पार्टी के नेता हैं बराक ओबामा, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि अब जो बाइडेन को पीछे हटना चाहिए है और कमला हैरिस को मौका देना चाहिए। तो पूरी पार्टी फिर उनके पीछे आ गई, और जो बाइडेन ने ही आगे बढ़ के कमला हैरिस का नाम प्रपोज किया, उनको भी लग गया कि मेरे चेहरे पर चुनाव होगा तो हार जाएंगे। तो ये बात नीतीश कुमार को भी समझ में आनी चाहिए। ये अगर 2, 4, 6 महीने में स्थितियां और बिगड़ती हैं उनकी सेहत की, या ये फीडबैक आता है, बीजेपी के सिस्टम में भी फीडबैक आता है और जेडीयू के भी सिस्टम में फीडबैक आता है कि नीतीश कुमार का चेहरा बिहार की जनता में वो जोश नहीं भर पा रहा है, और इनको हटाना होगा सम्मान पूर्वक, सम्मानजनक तरीके से, और इन्हीं के तरफ से कोई दूसरा नाम प्रपोज कराया जाए कि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। तो ये बहुत प्रबल संभावना है। ये अमेरिका में जो बाइडेन हटे, उसमें नीतीश कुमार भी सीन से हट सकते हैं और अपनी जगह अपना उत्तराधिकारी दूसरा बना सकते हैं, एक नया चेहरा आ सकता है, और इस दिशा में बीजेपी बढ़ेगी। बीजेपी की कोशिश होगी कि उसके जो नेता हैं, जो लॉकुस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आगे लाया जाए, ताकि हिंदुत्व की राजनीति भी चले और उसके सामाजिक समीकरण जो है पिछड़ी जाति का, वो भी काम करे। उस पर हम फिर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों को चैलेंज कर सकते। तो ये बीजेपी का रिसर्जेंस है, हरियाणा की जीत, जम्मू कश्मीर का अच्छा परफॉर्मेंस, और उसके बाद हम लोगों ने आरजेडी की बात कर ली, जेडीयू की बात कर ली, बीजेपी की बात कर ली, अभी हम लोगों ने प्रशांत किशोर को छोड़ दिया है। नहीं, चौथा मुद्दा आपको प्रशांत किशोर का था, चौथा मुद्दा प्रशांत किशोर का ही था, उसी पर हम आ रहे थे। देखिए, प्रशांत किशोर भी अब इस बात को लेकर के बहुत रिलैक्स थे कि लोकसभा चुनाव के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया है बीजेपी का, तो बीजेपी का भी डाउनफॉल शुरू हो रहा है, और नीतीश कुमार का तो डाउनफॉल हो ही गया। नीतीश कुमार का तो सेहत को लेकर के जितनी चर्चा है, उनके कामकाज को लेकर के जितनी चर्चा है, उसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उनको, और आरजेडी से वो अपना मुकाबला ही नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी की स्थिति में आज काउंटिंग के, हरियाणा जम्मू कश्मीर के काउंटिंग के पहले बिहार की पॉलिटिक्स में हम मान रहे हैं, और हमने कई बार कहा आपसे बातचीत में, सबसे बेटर पोजीशन में प्रशांत किशोर थे, अभी भी है उनकी पोजीशन। ऐसा नहीं है कि वो कोई डायलूट हो गई है, लेकिन उनका चैलेंजेस बढ़ गए उनके,
चैलेंजेस बिल्कुल। इसलिए बढ़ गए क्योंकि जो बीजेपी एकदम डिमोरलाइज लग रही थी, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में कहा जा रहा था कि उनका जादू और उनका मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, उनके हुँ, दांवपेच काम नहीं कर रहे हैं, उनकी चाणक्य नीति, उनका मास्टर स्ट्रोक काम नहीं कर रहा है, वो तो काम कर गया मास्टर स्ट्रोक उनका। 2 जगह तो मास्टर जी, स्ट्रोक उनका काम कर गया और उनकी उनका उनका करिश्मा भी काम कर गया, उनका माइक्रो मैनेजमेंट भी काम कर गया। तो अब एक नया मंत्र मिल गया चुनाव लड़ाने का बीजेपी को कि बड़ी कहानी नहीं है, मान लीजिए ग्रैंड थीम नहीं है, तो हुँ, छोटे-छोटे मैनेजमेंट करो, हर विधानसभा क्षेत्र में मैनेज करो। तो ये काम बीजेपी कर सकती है। बीजेपी का जो रिसर्जेंस है वो उससे जेडीयू में कितना जान आएगा ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। हुँ। लेकिन प्रशांत किशोर की चुनौती बढ़ गई कि शांत प्रशांत की किशोर की बात हुआ, एक बिल्कुल। फोर्स एनडीए का एक फोर्स अगर रिसर्जेंट हो गया, उसमें संजीवनी आ गई, नया नए ब्लड का हुँ, सर्कुलेशन हो गया, तो वो हुँ, अपने साथ दूसरी बोगी को भी खींच सकता है। तो बिल्कुल। वो क्या चेहरा आता है, हालांकि इसमें फिर एक संभावना ये भी है कि जेडीयू बीजेपी का झगड़ा बढ़े। हुँ, बीजेपी अगर बहुत असर्ट करती है तो जेडीयू वाले उसको बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। असर्ट करेंगे अगर बीजेपी वाले तो जेडीयू पलट करके वार करना चाहेंगे। जेडीयू नहीं अपना चाहेगी कि हम बड़े भाई की भूमिका छोड़ें, जी, हमारा ही चेहरा रहे, नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होता है तब भी जेडीयू का ही चेहरा रहे। हुँ। तो ये कोशिश जेडीयू की तरफ से होगी, बीजेपी की तरफ से होगी अपना चेहरा बनाने की। ये तब तो रास्ता इसलिए फिर से तब तो रास्ता फिर से दोनों ये तब तो रास्ता फिर से दोनों भाइयों का फिर से खुल भी सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल खुल सकता है। अगर बीजेपी जी, बहुत असर्ट करेगी तो जी, नीतीश कुमार फिर उधर जाने के लिए सोच सकते हैं। बिल्कुल, और जेडीयू और बीजेपी भी चाहेगी कि आ जाए क्योंकि जेडीयू को बीजेपी को आरजेडी को पता है, तेजस्वी यादव, लालू यादव को, कि उनके आने से सीटें जो 78-80 हैं वो 70-80 रहेंगी सीटें। जी, नहीं तो सीट 25-30 भी आ सकती है। आरजेडी के पास कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं है। हुँ, तो उसके साथ तो वो तो लोग एकदम, हम हर बार कहते हैं कि वो लोग पलक पावड़े बिछा करके नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे क्योंकि उनको पता है कि बिल्कुल, नीतीश कुमार आ गए तो हुँ, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। और जी, सबसे बड़ी पार्टी हो गए तो पोस्ट पोल सिनेरियो में आप कुछ भी खेल कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी कितना दबाव डालती है, बीजेपी अपने को ऊपर से थोपने के लिए कितना असर्ट करती है, इससे एनडीए में क्या रिश्ता है वो तय होगा। एनडीए की पार्टी जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जिस तरह के आजकल बयान दे रहे हैं, हुँ, उनकी बयानबाजी जारी रहती है, वो बागी होते हैं और कितना बड़ा अवसर प्रशांत किशोर के लिए बनाते हैं, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन बिल्कुल, इस नतीजे ने और बीजेपी के रिसर्जेंस ने जो बीजेपी को संजीवनी मिली है, उसने प्रशांत किशोर की चुनौती निश्चित रूप से बढ़ा दी है। क्योंकि जी, प्रशांत किशोर हिंदुत्व की राजनीति के फेल होने और फॉरवर्ड के बीजेपी का साथ छोड़ने के ग्राउंड पर ही अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। हुँ, हुँ, तो अभी अभी ऐसी स्थिति दिख रही है कि लीडरशिप बीजेपी में फॉरवर्ड की नहीं है, तो उसके प्रशांत किशोर के साथ एक मौका है। अत्यंत पिछड़ी जातियां जा सकती हैं साथ में उनके और तब मुसलमान भी आएंगे। लेकिन अब चुनौती बढ़ गई है उनकी इन चलिए तो नतीजों के देखिए बाद। और अगर इन नतीजों का असर हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में दिखा तो और हुँ, चुनौती बढ़ेगी बिहार में। चलिए तो देखिए बिहार में चुनौती और बढ़ेगी और हरियाणा ने संजीवनी दी है बीजेपी को और नीतीश कुमार, हाँ, यह समझ सकते हैं कि इससे ताकत मिलेगी, लेकिन सेहत क्या आगे कहती है, यह सबसे बड़ी बात होगी और तेजस्वी यादव हरियाणा के नतीजे बता रहे हैं कि पिछड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर के लिए नई चुनौतियां सामने आ गई हैं। बिहार की चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।